हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज मैं आपको नॉर्थ कोरिया की एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपने अंदर कई राज समेटे हुए है और इस बिल्डिंग का इस्तेमाल साउथ कोरिया में रह रहे लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। बहुत कम ही लोगों को इस बिल्डिंग के अंदर जाने की इजाज़त है और अंदर बैठकर वो एक ऐसा प्रोपागेंडा चलाते हैं जो अपने आप में बहुत अजीब है। इसी बिल्डिंग के अंदर नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग इल का सबसे खास आदमी भी काम करता था, मगर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसने यहाँ से भागने का फैसला कर लिया और यहीं से ये कहानी बहुत दिलचस्प और रोमांचक मोड़ लेती है। ये कहानियाँ नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में मौजूद एक बिल्डिंग से शुरू होती है और नॉर्थ कोरिया में रहने वाले ज़्यादातर लोग ये भी नहीं जानते कि ऐसी कोई बिल्डिंग एग्जिस्ट भी करती है। ना तो इस बिल्डिंग का कोई नाम है और ना ही इसके एड्रेस के बारे में कहीं लिखा है और इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोग भी आपस में ये डिस्कस नहीं करते कि वो क्या काम करते हैं। अब सवाल ये आता है कि इस बिल्डिंग के अंदर आखिर होता क्या है, तो इसका जवाब है कि अंदर मौजूद लोग साउथ कोरियन लोगों के लिए कविताएं और नॉर्थ कोरियन कल्चर के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, जिसके बाद ये मटीरियल साउथ कोरियन आवाज़ में और साउथ कोरियन नाम के साथ रिकॉर्ड कर दिया जाता है। इसके बाद ये मटीरियल साउथ कोरिया में चुपचाप स्मगल कर दिया जाता और जब वहाँ के लोग साउथ कोरियन आवाज़ में नॉर्थ कोरिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनते तो उन्हें यकीन होने लगता कि साउथ कोरिया के लोग भी किम जोंग इल को पसंद करते हैं। ये एक प्रोपागेंडा था जो धीरे धीरे साउथ कोरिया में फैलाया जा रहा था ताकि वहाँ के लोगों को ब्रेन वॉश किया जा सके और साउथ कोरिया में किम जोंग इल की एक अच्छी इमेज बन सके। इस बिल्डिंग के अंदर एक ऑफिस था जो 101 के नाम से जाना जाता था और 1990 के दशक में यहाँ एक ख़ास शख्स काम करता था जिसका नाम था जैंग जिन सूंग। ये शख्स किम जोंग इल का पसंदीदा पोएट था और ये उन खास 6 लोगों में से था जिन लीडर किम जोंग इल अपने साथ रखता था। जैंग को गवर्नमेंट की तरफ से हर तरह की फैसिलिटी मिली हुई थी जिसमें वो अपना कार्ड दिखाकर कहीं भी आ जा सकता था और साथ ही साथ उसे हर महीने राशन भी मिलता था। वो उन लोगों में से था जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन मिली हुई थी, या यूँ कहें कि उसके पास हर वो चीज़ थी जो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट किसी को दे सकती थी, मगर तभी उसके दोस्त से गलती हो गई। जंग का दोस्त प्योंगयांग मेट्रो में एक बुक भूल गया जिसके बाद सब कुछ बदल गया। इस 101 ऑफिस में एक स्लोगन लगा हुआ था जिसका मतलब था कि यहाँ काम करने वाले ऐसा महसूस करें जैसे वो साउथ कोरिया के सियोल में हैं। वो अपनी पोएम्स और नॉर्थ कोरियन कल्चर को साउथ कोरियंस के लिए आसानी से लिख सकें, इसके लिए उन्हें हर वो चीज़ें दी गई थी जो आम नॉर्थ कोरियंस ने कभी देखी भी नहीं थी। उन्हें साउथ कोरियन टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, नॉवेल्स और म्यूज़िक का लाइव एक्सेस दिया गया और अब जैंग दिन रात उस देश का कंटेंट देख रहा था जो उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। अब जैंग जितना ज़्यादा साउथ कोरिया के बारे में जानता जा रहा था उतना ही प्रेशर उसके अंदर बढ़ रहा था और अब धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। वो इस कन्फ्यूजन में पड़ गया कि ये उसके साथ क्या हो रहा है और अब उसे वो दुनिया अच्छी लगने लगी जो नॉर्थ कोरिया के बाहर थी। सन 1999 में पहली बार उसकी किम जोंग इल से मुलाकात हुई जहां उसने एक कविता सुनाई और ये कविता किम जोंग इल को बहुत पसंद आई। खुश होकर किम जोंग इल ने उसे एक रोलेक्स घड़ी गिफ्ट की और साथ ही साथ उसे एक पास दिया जिससे वो नॉर्थ कोरिया में कहीं भी आ जा सकता था और उसे राशन और प्रोटेक्शन देने का वादा भी किया। जैंग इस बात से हैरत में था कि महज एक अच्छी कविता सुनाने पर उसे इतना सब कुछ मिल गया, मगर वो ये नहीं जानता था कि किम जोंग इल ने उसमें कुछ ऐसा देख लिया है जो उनके मकसद में आगे काम आने वाला था। बहरहाल कुछ ही वक्त बाद जैंग को नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से बुलावा आता है और उसे ऑफिस 101 में एक प्रोपोगेंडा मिशन पर लगा दिया गया और जैंग किसी भी हालातों में मना नहीं कर सकता था क्योंकि उसके हाथों से सारी फैसिलिटीज़ और उसकी जान दोनों जा सकती थी। एक रोज़ जैंग प्योंगयांग की मार्केट में घूम रहा था कि तभी वो कुछ ऐसा देखता है जो ज़िंदगी भर उसके दिमाग में रहने वाला था और यहीं से उसने फैसला कर लिया कि वो नॉर्थ कोरिया छोड़कर भाग जाएगा। वो देखता है कि एक औरत मार्केट में घूम रही है जिसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। इसी औरत के साथ एक 6-7 साल की बच्ची भी थी जिसके गले में एक बोर्ड टंगा हुआ था और इस बोर्ड पर लिखा था कि 100 वॉन दो और इस बच्ची को ले जाओ। इतने पैसों में प्योंगयांग में सिर्फ एक ब्रेड खरीदी जा सकती थी और ये देख वहाँ मौजूद भीड़ उस बच्ची की माँ पर चिल्लाने लगी कि वो ये क्या कर रही है। ये देख वो बच्ची रोकर कहने लगी कि मेरी माँ पर मत चिल्लाओ क्योंकि वो बीमार है और मेरा बाप भी मर गया है, इसलिए हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इसी दौरान वहाँ एक पुलिस वाला आया और इस बच्ची की माँ को डंडी से पीटने लगा और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। ये देख एक मिलिट्री ऑफिसर आगे आया और उसने पुलिस ऑफिसर को वहाँ से भगा दिया, जिसके बाद उसने अपनी जेब से 100 वॉन निकाले और उस औरत को दे दिए।
इन पैसों से इस औरत ने एक ब्रेड का टुकड़ा खरीदा और ये पूरी ब्रेड अपनी बेटी को खिला दी। साथ ही साथ वो अपनी बेटी से ये भी कह रही थी कि ये मैं तुम्हें आखिरी बार खाना खिला रही हूँ, और फिर वो इस बच्ची को वहीं छोड़कर भीड़ में कहीं गायब हो गई। उसने अपनी बेटी को बेचा नहीं था, बल्कि वो अपनी बेटी को भीड़ के बीच छोड़ गई इस उम्मीद में कि शायद वो एक ऐसे शख्स के हाथ लग जाए जो उसका ख्याल रख सके। जैंग वहाँ खड़ा ये पूरा नज़ारा देख रहा था और तब उसे ये एहसास हुआ कि ये नॉर्थ कोरिया की वो सच्चाई है जो कोई न्यूज़ चैनल कवर नहीं करता। ये वही गवर्नमेंट है जो एक तरफ अपने फ़ायदे के लिए उसे सारी सुविधाएं दे रही थी और वहीं दूसरी तरफ इस देश के लोग भूखे मर रहे थे। बहरहाल वो नॉर्थ कोरिया के झूठे कल्चर के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखता रहा, मगर इस सच्चाई ने उसकी आंखें खोल दी और अब नॉर्थ कोरिया के लिए उसकी वफादारी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। जैंग का एक दोस्त था जिसका नाम हुआंग यंग मिन था और वो भी जैंग के साथ इसी ऑफिस 101 में काम करता था। वो दोनों एक ही टेबल पर साथ बैठते और इस दौरान वो इतना क्लोज हो गए कि उन्होंने आपस में एक राज शेयर किया जो बहुत ही ख़तरनाक था। क्योंकि उन्हें साउथ कोरियन कंटेंट पढ़ने के लिए दिया जाता था, इसीलिए जैंग के हाथ एक साउथ कोरियन बायोग्राफी लग गई जो नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग इल के बारे में थी। इस बुक में ये लिखा था कि किम जोंग इल कोई भगवान नहीं बल्कि महज एक इंसान है और इस बायोग्राफी बुक को रूम 101 से निकालने की एक ही सज़ा थी, मौत। जैंग चुपके से इस बुक को बाहर निकाल लाता है और ये बुक अपने दोस्त हुआंग को दे देता है। यहीं पर हुआंग से एक बहुत बड़ी गलती हुई और वो ये बुक प्योंगयांग मेट्रो की सीट पर भूल गया। बुक हाथ लगते ही सिक्योरिटी डिपार्टमेंट फ़ौरन चौकन्ना हो गया और जैंग और उसके दोस्त की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि ये बुक गलती से बाहर चली गई या जानबूझकर निकाली गई। उनका बस ये मानना था कि बुक निकाली गई है और निकालने वाले को मौत की सज़ा देना है। जैंग और उसके दोस्त हुआंग के पास अब भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और जनवरी 2004 की रात को दोनों एक ट्रेन में चढ़ते हैं जो मूसान की तरफ जा रही थी। ये ट्रेन टोरमेन नदी के पास से होकर गुजरने वाली थी और ये नदी चाइना की तरफ जाती है। हालांकि ये पूरा सफ़र 10 घंटों का ही था, मगर नॉर्थ कोरिया की ट्रेन हमेशा लेट चलती, जिसकी वजह से उन्हें 5 दिन लग गए। 5 दिन तक हर चेक पोस्ट पर सोल्जर्स उन्हें रोकते और हर बार जैंग और हुआंग अपना क्लियरेंस पास निकालकर उन्हें दिखा देते, जिसके बाद ये सोल्जर्स उन्हें सल्यूट करते और जाने देते। प्योंगयांग और चाइना बॉर्डर के बीच इन दोनों को कई बार चेक किया गया, मगर ये कोई नहीं समझ पाया कि दोनों प्योंगयांग से भागे हुए हैं। जिस टोरमेन नदी को पार करके उन्हें चाइना भागना था वो सर्दियों में पूरी तरह जम जाती है और ये फासला महज 25 से 30 मीटर का ही था, जिसे पार करने में उन्हें महज कुछ ही मिनट लगते हैं। ये सुनने में जितना आसान है करने में उतना ही मुश्किल, क्योंकि नदी के किनारों पे हर थोड़ी दूर पर एक वॉच टावर था जहां गार्ड्स हर वक्त तैनात रहते। इन गार्ड्स को डायरेक्ट ऑर्डर थे कि अगर वो किसी को भी यहाँ से भागते हुए देखें तो उन्हें सीधे गोली मार दें। 14 जनवरी 2004 की रात को जैंग और हुआंग जैसे इस नदी की बर्फ पर पैर रखते हैं वैसे ही स्पॉटलाइट्स ऑन हो गई, सायरन बजने लगे और सभी सोल्जर्स इन दोनों की तरफ भागे। एक सोल्जर चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है कि वो अपनी जगह पर रुक जाएं वरना वो उन्हें गोली मार देगा, और फिर इन दोनों को वो पास के एक चेक पोस्ट पर ले गए। अब तक जैंग के दिमाग में एक आइडिया आ चुका था और वो आर्मी के लेफ्टिनेंट से कहता है कि वो दोनों एक अंडरकवर मिशन पर हैं और वो दोनों जानबूझकर उस नदी पर गए थे ताकि सोल्जर उन्हें अपने गार्ड हाउस ले जाएं और वो ठंड से बच सकें। ये सुनकर एक सोल्जर को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और तब जैंग चिल्लाते हुए उस सोल्जर से कहता है कि तुम जानते नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। ये सुनकर वो सोल्जर वहीं जम गया और जैंग ऐसे चिल्लाया जैसे वो कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, और ये देख वहाँ एक खामोशी छा गई। इस बात को कंफर्म करने के लिए लेफ्टिनेंट ने हेडक्वार्टर कॉल करने की कोशिश भी की, मगर सभी फ़ोन लाइंस ख़राब थीं। इसी दौरान एक और सोल्जर आया और उनका टेस्ट लेते हुए उनसे पूछा कि क्या वो सो जोंग हुआन को जानते हैं, जिसके जवाब में हुआंग कहता है कि सो जोंग के फादर किमचिक सिटी के पार्टी सेक्रेटरी हैं और वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। यह सुनकर सोल्जर को उनकी बातों पर यकीन हो गया और फिर वो उनके सामने खाना, सिगरेट और बेहतरीन वाइन रख देता है। जैंग का पैतरा काम कर गया और सुबह होते होते वो दोनों सोल्जर्स के साथ बैठकर शराब पी रहे थे और एक दूसरे को भाई बुला रहे थे। कुछ देर बाद लेफ्टिनेंट ने कहा कि वो दोनों जा सकते हैं और मौका देखते ही वो दोनों चाइना बॉर्डर की तरफ भागे, मगर तभी पीछे से गोलियां चलने लगीं, लेकिन एक भी गोली उन्हें नहीं लगी। काफ़ी देर दौड़ने के बाद उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और एक पेड़ के पास थक कर बैठ गए और अब नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स भी उन्हें नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि वो बॉर्डर के इस पार आ गए थे।
चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच एक अग्रीमेंट हुआ था जिसमें अगर कोई भी नॉर्थ कोरिया से भागकर चाइना पहुंचता है तो उसे गिरफ्तार करके नॉर्थ कोरिया वापस भेज दिया जाएगा। जो भी लोग पकड़कर वापस नॉर्थ कोरिया भेजे जाते उन्हें या तो मार दिया जाता या उन्हें लेबर कैंप भेज दिया जाता जहां जिंदगी मौत से भी बदतर थी। ये बात बॉर्डर से होते हुए चाइना में फैल गई कि 2 नॉर्थ कोरियंस भागकर चाइना में आ गए हैं और ये दोनों किलर्स हैं। ये खबर नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने हर जगह फैलाई थी कि वो दोनों किलर्स हैं ताकि वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं। बहरहाल अब वो दोनों एक किसान की मदद लेते हैं जो उनसे $700 लेकर उन दोनों को एक बस में बिठा देता है जो चाइना के शहर यांजी जा रही थी। इस किसान ने उन दोनों को समझाते हुए कहा कि पूरे सफ़र के दौरान वो सोने का नाटक करते रहें ताकि सोल्जर जब चेक पॉइंट पर चेकिंग करने आए तो वो बच सकें। यांजी पहुंचने के बाद वो दोनों उस किसान के रिश्तेदार के घर पहुंचे जिसने उन्हें बस में बिठाया था। नॉर्थ कोरिया से भागने के बाद ये पहली बार था जब उन्होंने ठीक से वहाँ खाना खाया, मगर तभी उस रिश्तेदार के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर उसे पता चला कि पुलिस आसपास के सभी घरों की तलाशी लेने आ रही है और उसने फ़ौरन उन दोनों को अपने घर के बाहर बने स्टोरेज रूम में बंद किया और उसमें बाहर से ताला लगा दिया। पुलिस ने आते ही उससे इन दोनों के बारे में सवाल जवाब शुरू कर दिए, जिसके जवाब में उसने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता और पुलिस वहाँ से चली गई। वापस आते ही उसने दरवाजे का लॉक खोला और उनसे कहा कि वो वहीं छुपे रहें, मगर 2 दिन बाद ही एक मुसीबत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। पुलिस अचानक 2 दिन बाद वापस आई और सीधे स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ गई और ये देख वो दोनों नंगे पैर पहाड़ों की तरफ भागे, मगर ठंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से हुआंग के पैर से खून निकलने लगा। हुआंग अब बिल्कुल भी भागने की हालत में नहीं था और तब जैंग उसके पैरों को अपने सीने से लगा लेता है ताकि वो गर्म हो जाएं और फिर उन दोनों ने पूरी रात शराब पीते हुए गुजारी। उन दोनों की दोस्ती अब और भी गहरी हो चुकी थी क्योंकि अब दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। जैंग हुआंग से सवाल करते हुए पूछता भी है कि जब पुलिस स्टोर रूम में पहुंची तो तुम फ़ौरन क्यों नहीं भागे, जिसके जवाब में हुआंग कहता है कि मैं तुम्हारी लिखी हुई पोएम्स उठा रहा था क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी है और मैं इन्हें वहाँ नहीं छोड़ सकता था। हुआंग ने सिर्फ इन पोएम्स को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला था, जिससे उनकी दोस्ती और गहरी हो गई, मगर ये दोस्ती भी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली थी। यहाँ से वो दोनों सीधे शिन ग्वांग हू के घर पहुँचे जिससे जैंग ने पहले ही बात कर रखी थी। शिन एक साउथ कोरियन इन्फॉर्मर था जिसकी मदद से वो दोनों साउथ कोरिया भागने वाले थे और वो सभी सियोल में बैठे शिन के हैंडलर के सिग्नल का इंतज़ार करने लगे। कई दिनों तक इंतज़ार करने के बाद भी उसका कॉल नहीं आया। शायद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था या वो भाग गया था, मगर उसका कुछ पता नहीं चला। अब हुआंग को अपने एक दूर के रिश्तेदार का ख्याल आता है जो तियानजी में ही रह रहा था और उसे यकीन था कि उसका रिश्तेदार उसे छुपने की जगह ज़रूर देगा। पहले तो उसने बाहर से ही अपने रिश्तेदार के घर के चक्कर लगाना शुरू किए और उसके घर पर नज़र रखने लगा क्योंकि उसे डर था कि हो सकता है कि वो पकड़ा जाए। 7 दिनों तक इंतज़ार करने के बाद वो आखिरकार अपने रिश्तेदार के घर में घुसा, मगर अंदर पहुंचते ही उसके पैरों तले ज़मीन सरक गई क्योंकि वहाँ पुलिस पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। पुलिस ने उसे फ़ौरन गिरफ्तार करके कार में बिठाया और पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। कुछ दूर पहुंचने के बाद हुआंग पुलिस से कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है और पुलिस एक सुनसान जगह पर कार रोक देती है। कार से उतरते ही उसे एक टीला दिखाई दिया और वो वहाँ से कूद गया, मगर चूंकि टीले की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी इसीलिए हुआंग की मौत हो गई। जिस रिश्तेदार के घर से उसे गिरफ्तार किया गया था उसी ने आकर उसकी बॉडी की पहचान की और जब जैंग को हुआंग की मौत के बारे में पता चला तो वो अंदर से टूट गया। भागने के बाद अनजान देश में उसका एक ही साथी था और वो भी अब मर चुका था, मगर जैंग फैसला करता है कि वो आगे बढ़ता रहेगा और इस कहानी को दुनिया के सामने ज़रूर लाएगा। इसके बाद जैंग ने ट्रेन का टिकट लिया और सीधे शेनयांग की तरफ निकल जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो सीधे एक शॉपिंग सेंटर में पहुँचा और भीड़ के बीच जाकर कोरियन भाषा में हेलो कहने लगा। वो बहुत धीमी आवाज़ में हेलो कह रहा था ताकि ये चेक कर सके कि कौन कोरियन भाषा समझता है और उसे पलट कर देखता है। उसका ये पैतरा काम कर गया क्योंकि वोंगचुंग नाम की एक औरत उसे पलट कर देखती है और फिर उसकी पूरी कहानी सुनती है। अपनी कहानी सुनाते हुए जैंग प्योंगयांग की उस औरत की कहानी भी सुनाता है जो महज एक ब्रेड के लिए अपनी बच्ची को बेच रही थी, और फिर वो अपने भागने और अपने साथी की मौत के बारे में भी बताता है, जिसे सुनकर ये औरत रोने लगी। अब वो जैंग की मुलाकात अपने अंकल से कराती है जो एक अमीर बिजनेसमैन थे, और वहाँ अपना टैलेंट दिखाते हुए जैंग बहुत अच्छा पियानो बजाता है।
इम्प्रेस होकर अंकल उसे फ़ौरन अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं, मगर इसी दौरान उनका 12 साल का बेटा इस बात की खबर पुलिस को दे देता है कि उसके फादर ने एक नॉर्थ कोरियन को अपने घर में छुपा रखा है। पुलिस के वहाँ पहुँचते ही वॉन्ग चुंग उन्हें रोकती है और जैंग से चिल्लाकर कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए। वहाँ से भागने के बाद जैंग सीधे एक पीसीओ पहुँचा और वहाँ से साउथ कोरियन न्यूज़पेपर को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन पर वो उन्हें बताता है कि वो नॉर्थ कोरिया के यूनाइटेड फोर्स डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर है और अगर वो उसकी बात नहीं सुनेंगे तो उसे मार दिया जाएगा। पूरी बात सुनने के बाद न्यूज़ रिपोर्टर उसे एक कचरे के डब्बे के बारे में बताता है जो एक बिजली के खंभे के पास था। इस कचरे के डिब्बे तक पहुंचने के लिए जैंग को बीजिंग पहुंचना था और 8 घंटों बाद वो बीजिंग पहुंच चुका था। न्यूज़ रिपोर्टर ने जैंग से कहा कि इस कचरे के डिब्बे में उसे एक मोबाइल फ़ोन मिलेगा और जैसे ही जैंग ने इस फ़ोन को ऑन किया उसे एक वॉइस नोट मिला जिसमें यह कहा गया था कि वो एक कैफ़े में जाकर कॉफ़ी ऑर्डर करे और कुछ देर वहीं इंतज़ार करे। 10 मिनट कैफ़े में इंतज़ार करने के बाद वहाँ एक बूढ़ा आदमी पहुँचा और उसने जैंग से कहा कि वो अपनी आईडी प्रूफ दिखाए, मगर जैंग के पास कोई आईडी नहीं थी। इसके बाद जैंग उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और क्या जानता हूँ और अब भी तुम्हें आईडी प्रूफ चाहिए। इसके बाद वहाँ एक खामोशी छा गई और फिर वो बूढ़ा आदमी जैंग से कहता है कि वो उसके पीछे आए। वो जैंग को एक ब्लैक कार तक ले गया जिसमें 2 एजेंट्स पहले से ही बैठे थे और फिर जैंग को भी इस कार में बिठा दिया गया। कार अब बीजिंग की सड़कों से होते हुए जा रही थी और दोनों एजेंट्स के बीच बैठे जैंग को यही डर सता रहा था कि अगर ये साउथ कोरियंस ना हुए तो वो बच नहीं पाएगा। कुछ देर चलने के बाद ये कार एक बिल्डिंग के बाहर रुकी और बाहर निकलते ही जैंग की नज़र एक फ्लैग पर पड़ती है और ये साउथ कोरियन फ्लैग था। जैंग ने अब एक चैन की सांस ली क्योंकि वो साउथ कोरियन एम्बेसी के बाहर खड़ा था और वो शख्स जो साउथ कोरियंस को धोखा देने के लिए पोएम्स और कल्चर लिखता था एम्बेसी के अंदर चला गया और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। साउथ कोरिया पहुंचने के बाद उसे नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में सीनियर एनालिस्ट की जॉब मिल गई जहां उसने लगभग 1 साल तक काम किया और सन 2011 आते आते उसे एक न्यूज़ चैनल में एंकर की जॉब मिल गई। यहाँ वो नॉर्थ कोरिया के बारे में रिपोर्टिंग करता और उसे एक्सपोज करता क्योंकि उसके पास वो इन्फॉर्मेशन थी जो किसी नॉर्थ कोरियन ऑफिसर के पास ही हो सकती है। सन 2014 में उस पर एक बुक भी लिखी गई जिसमें उसे एक पोएट और जासूस बताया गया और ये बताया गया कि वो नॉर्थ कोरिया से कैसे भागा। ये बुक इतनी मशहूर हुई कि इसे बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला और आगे चलकर उसने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में भी अपनी पोएम्स पढ़ी। सन 2022 में जैंग पर अपनी एक कलीग को सेक्सुअली हरास करने के चार्जेस भी लगे जिसके बाद उसे 6 महीने की सज़ा सुनाई गई और जो शख्स साउथ कोरिया में हीरो की नज़रों से देखा जाता था वो अब बदल चुका था। इसके बाद साउथ कोरियंस उस पर लिखी बुक पर भी सवाल उठाने लगे और उनका कहना था कि जैंग ने बहुत सी बातें झूठ कही हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया की इतनी इंटरनल इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई नहीं जान सकता, मगर वो ये नहीं जानते थे कि जैंग एक सीक्रेट डिपार्टमेंट का ऑफिसर रह चुका था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।